हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने स्ट्रक्चर बना रखा है, आपने भी ड्रा कर लिया होगा। यदि देखें तो इस स्पर्म का स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं: हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड की बात करें तो हेड में एक लार्ज न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस चूँकि मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो ये कैसे होते हैं, एन नेचर के, यानी कि हैप्लॉइड या अगुणित नेचर के होते हैं। और हेड पर एक कैप के समान, एक टोपी के समान संरचना पाई जाती है, बनती है, जिसे कहा जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम का फॉर्मेशन गाल्जी बॉडी द्वारा होता है। इसके द्वारा गाल्जी बॉडी के द्वारा होता है। जैसे गाल्जी बॉडी पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स का काम करते हैं और वो पैकेजिंग ढेर सारे एंजाइम का पैकेजिंग करके और फिर लाइसोसोम में भेज देते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी ढेर सारे एंजाइम, कई प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं और कलेक्टिव रूप से इनको हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन। 3 प्रकार के ये एंजाइम मुख्य हैं। एक है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जब एग से फर्टिलाइजेशन करेगा ये स्पर्म, तो एग के चारों तरफ एक लेयर होती है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, आप आगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप केवल इतना ही जान लें। एक लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, ये भी सेल्स की बनी होती है, जिन्हें कहा जाता है कोरोना सेल्स। अब ये एंजाइम इन सेल्स को डिजनरेट करने का या डिसॉल्व करने का काम करता है। तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करता है, इट डाइजेस्ट द कोरोना रेडिएटा सेल्स। अब ये जो सेल्स कोरोना रेडिएटा की हैं, ये आपस में हेल्ड होती हैं एक विशेष प्रकार के सब्सटेंस के द्वारा, जिसे कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड। और इस हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। यानी कि जब इन सेल्स के बीच बीच या सीमेंटिंग की तरह जो हाइलुरोनिक एसिड्स हैं उनको डाइजेस्ट करेगा, सेल्स अलग हो जाएंगी। सेल्स अलग होंगी तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम सेल्स को डाइजेस्ट करेगा। फिर नेक्स्ट एक एंजाइम है एक्रोसिन। एक्रोसिन ये डिसॉल्व करता है जोना पेलुसिडा को। जोना पेलुसिडा एग के चारों तरफ, अगर एक ये एग है तो एग के चारों तरफ पहले एक लेयर होती है जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा के बाद में एक लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व कौन करेगा, एक्रोसिन, और कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व ये दोनों एंजाइम मिल करके कहते हैं। यानी कि एक्रोसोम फर्टिलाइजेशन से पहले पेनिट्रेट करने में, यानी स्पर्म के एंट्री लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब जैसे कि एनिमल सेल में आपको पता ही है कि सेल वॉल होती नहीं, सब कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही बना होता है, तो आउटर बाउंड्री इसकी भी हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हेड के बाद में नेक। नेक के रीजन पर ही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाता है। सेंट्रियोल लास्ट ईयर आप पढ़ चुके हैं, सेंट्रोसोम आपने पढ़ा है, और सेंट्रोसोम जब 2 में डिवाइड हो जाते हैं तो 2 को हम कहते हैं सेंट्रियोल। अब ये सेंट्रियोल 2 है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आगे की तरफ और डिस्टल यानी कि पीछे की तरफ सेंट्रियोल। तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये नेक, हेड और नेक के यहीं पर कहीं स्थित होता है। ये फर्टिलाइजेशन के समय ये भी एग में एंट्री लेता है और चला जाता है, और जाइगोट में जो फर्स्ट डिवीजन होता है, यानी कि फर्स्ट जाइगोटिक क्लीवेज को इनिशिएट करता है। आपको पता है कोशिका विभाजन में या सेल डिवीजन में सेंट्रियोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो जाइगोट का फर्स्ट क्लीवेज है उसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीछे वाला डिस्टल सेंट्रियोल ये चेंज हो जाता है एक्सियल फिलामेंट में। ये क्या बनाता है, एक्सियल फिलामेंट। और ये एक्सियल फिलामेंट टेल के मूवमेंट, और टेल का एक स्पेशल मूवमेंट होता है जिसे कहते हैं लैसिंग मूवमेंट। लैसिंग मूवमेंट, तो टेल के लैसिंग मूवमेंट में ये एक्सियल फिलामेंट हेल्प करते हैं। मिडिल पीस में आपको मिल जाएगा
माइटोकॉन्ड्रिया, ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके स्पर्म मूव करेगा, यानी कि मूवमेंट करेगा, चलेगा। टेल आपको पता है, टेल लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आसान है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सब हम आशा करते हैं सबको समझ में भी आया होगा और सब लोग इसको अच्छे से तैयार भी कर लेंगे। आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ oogenesis। आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं, oogenesis। oogenesis को यदि डिफाइन करें तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis, यानी कि मेच्योर फीमेल गैमीट बनने की प्रक्रिया ही oogenesis कहलाती है। अब oogenesis की प्रक्रिया यदि हम ध्यान दें, हमने नोट्स आपको भेजे हैं, आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें हमने आपको पहले ही बताया है कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, यानी कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही ये स्टार्ट हो जाती है। हमने यहाँ पर आपको शो किया है, देखिए, यानी कि ये इतनी यहाँ प्रोसेस फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है। होती कहाँ है, इनसाइड ओवरी, ओवरी यानी कि फीटल ओवरी में ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और जो प्राइमरी जर्म सेल हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं स्पर्म बनने की प्रोसेस में स्पर्मेटोगोनिया और ओवम या एग बनने के प्रोसेस में ओगोनिया प्राइमरी जर्म सेल कहलाती हैं। अब इन्हीं प्राइमरी जर्म सेल या ओगोनिया और ओगोनिया को ही ओवम मदर सेल, पहले हम इधर डिटेल से स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद में प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में आपको बताएंगे। तो oogonia या ओवम मदर सेल में कंटिन्यूअस माइटोसिस और डिफरेंशिएशन, जैसे मल्टीप्लिकेशन फेज आप स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। माइटोसिस यानी ढेर सारा डिवीजन, समसूत्री विभाजन के द्वारा डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ oogonia बन करके तैयार हो जाती हैं। अब यही oogonia, ढेर सारे oogonia यदि आप इधर थोड़ा इधर देखें तो फीटल ओवरी में लगभग अबाउट 7 मिलियन ऑफ oogonia पाई जाती हैं स्टार्टिंग स्टेज में, लेकिन बर्थ तक, जन्म तक आते आते कुछ डीजनरेट हो जाती हैं। बचती कितनी हैं, 2 to 4 मिलियन oogonia बचती हैं। अब oogonia सेल्स जो हैं, ढेर सारे लार्ज नंबर्स हैं, उन्हीं में से वो oogonia सेल्स अपने साइज में क्या करती हैं, थोड़ा ग्रोज करती हैं, क्योंकि उनको आगे चल कर के डिवाइड होना है और एग बनाना है। साइज में ग्रोज करेंगी और ग्रो करने के बाद में अब उनको हम कहने लगते हैं प्राइमरी oocytes। जैसे हम स्पर्म के केस में पढ़ते थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पढ़ेंगे प्राइमरी oocytes। ग्रोज करने के बाद में क्या बनी, प्राइमरी oocytes। अब प्राइमरी oocytes में मियोसिस डिवीजन, यानी अर्धसूत्री विभाजन, और मियोसिस की डिवीजन आप हमेशा पढ़ते चले आए हैं, ये 2 फेज में कंप्लीट होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज स्टेज होती है ये थोड़ा लॉन्ग होती है, जिसमें आप पढ़ते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, ये 5 पार्ट में हम पढ़ते हैं। और मियोसिस फर्स्ट के थ्रू एक सेल से 2 सेल्स जो बनती हैं या 2 न्यूक्लियस जो बनेंगी, उनमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाएगी, यानी कि यहाँ से हम जितना लेकर के अगर 46 लेकर चले हैं तो दोनों में कितने 23 हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ हम बताएं आपको ये थोड़ा क्योंकि डिप्लोटीन कुछ खास है यहाँ पर, इसीलिए देखें प्राइमरी oocytes में मियोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यानी मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस अर्धसूत्री विभाजन प्रथम स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद में जैसे ही डिप्लोटीन स्टेज आती है वहीं पर रुक जाती है। डिप्लोटीन स्टेज पर आकर के मियोसिस फर्स्ट
अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। और रुक जाने के बाद में जितनी भी प्राइमरी oocytes हैं वो सब के सब मियोसिस की प्रोसेस तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन डिप्लोटीन स्टेज में आकर के रुक जाती हैं। और इसी डिप्लोटीन स्टेज में ही चाइल्ड का बर्थ होता है, यानी कि फीटल लाइफ में ही इतना डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका होता है। इसके बाद में आते हैं चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था पूरा कंप्लीट होता है। और इसके बाद में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी किशोरावस्था के पहुंचने पर, यानी कि किशोरावस्था जब कोई भी चाइल्ड पहुंचता है तो उसके बाद में हमने आपको एक हार्मोन बताया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल इन्हीं प्राइमरी oocytes और ओवरी पर जाकर के एक्ट करेंगे। तो जब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्राइमरी oocyte पर एक्ट करते हैं तो ये प्राइमरी oocytes जो है आगे के डिवीज़न के लिए तैयार हो जाता है और अपना डिवीज़न कंप्लीट करता है। यानी कि प्यूबर्टी के समय मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न कंप्लीट हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट यानी कि जो हमने बताया था, अभी देखिए यहाँ पर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, यानी डिप्लोटीन पर रुक गया था। अब ये डिप्लोटीन के बाद में डायाकाइनेसिस भी होगा और ये प्रोफेज कंप्लीट होगा, फिर मेटाफेज कंप्लीट होगा, एनाफेज और टीलोफेज। ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी और एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन करके तैयार हो जाएंगी। यानी कि प्राइमरी oocyte से दो सेल्स बन करके तैयार हुई, जिसमें से एक सेल्स लार्ज होती है जिसे कहा जाता है सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी से बना सेकेंडरी oocyte, और एक बहुत ही छोटा होता है जिसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। इसका कोई काम नहीं होता। लेकिन ध्यान दीजिए, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई है, यहाँ पर कैसा था 2n नेचर का, यहाँ पर कैसे हो गए ये n यानी कि हेप्लॉइड, और ये पोलर बॉडी भी हेप्लॉइड हो जाती है। अब मियोसिस सेकेंड के बाद में मियोसिस फर्स्ट के बाद में जो सेकेंडरी oocytes बना है, ये सेकेंडरी oocyte स्टेज पर ही ओवुलेशन होता है। यानी कि एग ओवरी से बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, ठीक है। और मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाती है, यानी सेकेंडरी oocyte स्टेज में मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये भी सस्पेंडेड एट मेटाफेज स्टेज। देखें यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट इतनी लंबी थी, प्रोफेज में 5 फेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और मेटाफेज सेकेंड में सिर्फ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 4 ही फेज होंगे। 4 इसमें भी थे, लेकिन इसका प्रोफेज थोड़ा लंबा था, इसका प्रोफेज में इतने डिवीज़न नहीं होंगे, छोटा ही होगा। यानी कि जो मियोसिस सेकेंड है यहाँ पर ये स्टार्ट होता है, प्रोफेज कंप्लीट होता है, लेकिन मेटाफेज पर मियोसिस सेकेंड अरेस्ट हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। और वहीं पर सेकेंडरी oocyte स्टेज पर ही एग का ओवुलेशन हो जाता है और एग ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद जब स्पर्म से कांटेक्ट होता है, यानी कि स्पर्म कांटेक्ट, तो ए मैजिकल टच ऑफ स्पर्म कहा जाता है कि एक जादुई टच, स्पर्म के टच से ही मियोसिस सेकेंड का कंप्लीशन होता है। जो मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट यानी रुक गया था, उसका कंप्लीशन कब होगा? जब स्पर्म आकर के इनसे टच करेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओवुलेशन किस स्टेज पर होता है? तो सेकेंडरी oocyte स्टेज पर होता है। और सेकेंडरी oocyte किस स्टेज पर होती हैं? तो मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज स्टेज पर होती हैं। और सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड का कंप्लीशन कब होता है? जब स्पर्म आकर के एग से या ओवम से टच करते हैं। और मियोसिस सेकेंड के कंप्लीशन के बाद में बन करके तैयार क्या? ओवम और ऊटिया, इसे ऊटिड भी कहा जाता है। और दूसरा फिर वही एक छोटा सा टिनी सेल्स बनते हैं जिन्हें सेकेंड पोलर बॉडी कहा जाता है। यहाँ भी ओवम या ऊटिड ही कहते हैं, जैसे स्पर्मेटिड वहाँ पर कहते थे।
अब आए थोड़ा इधर देख लेते हैं। हमने बताया कि जो ऊगोनिया सेल्स हैं, यही ऊगोनिया सेल्स डेवलप करती हैं और डेवलप करने के बाद में ग्रोज करेंगी और फिर प्राइमरी oocytes कहलाती हैं। यही प्राइमरी oocytes, ये तो हमने केवल oocytes प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocytes और उसके बाद में oocyte तक बनने की प्रोसेस आपको बताई। लेकिन होता क्या है कि जन्म से पहले जो प्राइमरी oocytes हैं, उन प्राइमरी oocytes में कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स उनको चारों तरफ से सराउंड कर लेती हैं, घेरती हैं। ये ग्रेनुलोसा सेल्स इनको घेर ली, ये प्राइमरी oocytes और इसका न्यूक्लियस केंद्रक। अब इनको जब ग्रेनुलोसा सेल्स घेर लेती हैं तो इनको कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स। और बर्थ किस स्टेज पर होता है? प्राइमरी फॉलिकल के स्टेज में। अब यही प्राइमरी फॉलिकल्स चाइल्डहुड के दौरान, धीरे धीरे डेवलपमेंट के दौरान, हम ग्रोथ पढ़ेंगे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम इसका डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी साइकिल, फिर मैच्योरेटेड ग्रेफिन फॉलिकल। तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स क्या करती हैं कि अभी तक एक लेयर ग्रेनुलोसा सेल्स की थी, इसके बाद में धीरे धीरे ग्रेनुलोसा सेल्स की और लेयर बनती हैं, और ग्रेनुलोसा सेल्स के बाद में अब ये ग्रेनुलोसा लेयर बन गई। ग्रेनुलोसा लेयर के बाद में कुछ लेयर और बनती हैं जिनको कहा जाता है थीका लेयर। ये थीका लेयर दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक बाहर वाली थीका एक्सटर्ना, ये थीका दो लेयर में डिवाइड होंगी, एक थीका एक्सटर्ना और एक कहलाएगी थीका इंटरना। और यही थीका लेयर आगे चल कर के एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करेंगी, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करेंगी। और यही एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ से डेवलपिंग ग्रेफियन फॉल्की, जो डेवलप हो रही है ग्रेफियन फॉल्की से, यही एस्ट्रोजन हार्मोन जा कर के और यूट्रस की इंडोमीट्रियम वाल को मैच्योर करता है या उसे ग्रोज कराता है, ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद में इम्प्लांटेशन हो सके। आप देखते हैं ये इतनी चीज, यहाँ पर इतना आपने पढ़ा, यानी कि प्राइमरी oocyte को कवर किया ग्रेनुलोसा लेयर ने, उसको बाद में कवर किया किसने? थीका लेयर ने। और थीका लेयर दो में डिवाइड होती है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। अब इनको कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में ये थीका लेयर थोड़ा बाहर की तरफ फैलती हैं और फैलने के बाद में बीच में यहीं पर एक लार्ज कैविटी डेवलप होती है जिसमें फ्लूइड भर जाता है। और इसके बाद में धीरे धीरे टर्शरी फॉलिकल से बाद में मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। तो आइए हम आपको बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। अगर स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल हम देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हमने बताया ये सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocytes यानी प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन गया, कंप्लीट ही हो जाता है फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक और लेयर बनती है। एक तो हमने बताया था ग्रेनुलोसा सेल्स की, ग्रेनुलोसा सेल्स और सेकेंडरी oocyte के बीच में एक लेयर और डेवलप होती है जो सेकेंडरी oocyte के द्वारा ही बनाई जाती है। इसको कहा जाता है जोना पेलुसिडा। और जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी वो जो है बना देती हैं कोरोना रेडिएटा। ये एक्चुअली में ग्रेनुलोसा सेल्स ही हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स ही हैं। वो थोड़ा रेडिएटिंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल अरेंज हुई और ये बना ली कोरोना रेडिएटा। अब जो थीका लेयर थी वो बाहर की तरफ बढ़ी और बाहर की तरफ बढ़ने से एक कैविटी डेवलप हुई जिसे कहा जाता है एंट्रम, और इस एंट्रम में फ्लूइड भर दिया जाता है, ठीक है, फ्लूइड भर देते हैं। और बाहर की तरफ ये थीका एक्सटर्ना और उसके बाद में थीका इंटरना। चूँकि सेकेंडरी oocytes ये इस कैविटी में नीचे की तरफ प्लेस होती है
तो कुछ सेल्स होती हैं जो नीचे की तरफ इनको सहारा प्रदान करती हैं, जिनको कहा जाता है कुमुलस ऊफोरस। तो ये रहा बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। इसी मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल के बाद में इसी सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है ओवुलेशन। और ओवुलेशन के समय ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर्ड होती हैं, और रप्चर्ड होने के बाद में ये थिका लेयर ये टूट करके अलग हो जाती है, और इतनी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं जो ओवरी में चली जाती हैं। अब जो निकल के आई यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवम क्या निकल के गया, देखिए हम देखते हैं यहाँ पर सेंटर में आप देखते हैं सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte, और इसका न्यूक्लियस होगा, और इसको चारों तरफ सराउंड करने के लिए जोना पेलुसिडा, हमने पहले ही बताया था सेकेंडरी oocyte को पहली लेयर कौन कवर करती है, जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा को सराउंड करने के लिए कोरोना रेडिएटा। ये ग्रेनुलोसा सेल्स ही हैं जो रेडिएटिंग डायरेक्शन में हैं, अब इनको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। अब देखिए, और जो पोलर बॉडी पहली निकली थी, चूंकि बाहर नहीं निकल पाती, तो एक पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी यहीं पर अटैच है, अभी लगी हुई है, बाद में ये निकलेंगी। जो साइटोप्लाज्म है सेकेंडरी oocytes का, ये दो भागों में डिवाइड कर देता है, बाहर की तरफ कार्टेक्स और अंदर की तरफ मेडुला। मेडुला में सेकेंडरी यूक्लाइस का न्यूक्लियस होता है, और कार्टेक्स में कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है कार्टिकल ग्रेन्यूल्स। और ये कार्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे, कुछ मटेरियल या केमिकल सिक्रीट करते हैं, और सिक्रीट करने की वजह से जो इनकी ऊपर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा बाहर की तरफ खिसक जाती है, यहाँ पर स्पेस बन जाता है, इस स्पेस को कहते हैं प्री विटलाइन स्पेस। तो बच्चों ये इतना रहा स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ये स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। पढ़ें अच्छे से मन लगा के, जो ना समझ में आए फिर हमसे पूछिएगा, हम आपको सेटिस्फाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।